अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। गुज़श्ता रोज महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने अलर्ट जारी किया था कि सिंध की साहिली पट्टी पर एक मुमकिना समंदरी तूफान असना का खतरा है। हम इसी तूफान के मुमकिन असरात और एहतियाती तदाबीर पर आज बात करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक रन ऑफ किच के इलाके के ऊपर हवाओं का एक शदीद दबाव है जिसे हम डीप डिप्रेशन कहते हैं। गुज़श्ता रोज ये ख्याल किया गया था कि दबाव तेजी से बढ़ते हुए शिमाल मशरकी बहिरा अरब की जानिब बढ़ रहा है और इम्कान जाहिर किया गया था कि गुज़श्ता रात या आज सुबह तक ये समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे इसना का नाम दिया जाएगा जो कि पाकिस्तान का तजवीज़ करता है और इसके मायने बुलंद तर के हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं इस वक्त ये डीप डिप्रेशन कराची के जनूब मशरिक में तकरीबन 270 किलोमीटर दूर मौजूद है और अपनी शिद्दत बरकरार रखे हुए है। सरदार सरफराज के मुताबिक इस सिस्टम के समंदर में दाखिल होने के बाद साजगार मौसमी हालात मिलने के बाद इससे मुख्तसर मुद्दत के लिए समंदरी तूफान में तब्दील हो सकता है। जबकि महकमा मौसमियात ने मुतनब्बे किया था कि इस तूफान के नतीजे में सिंध के मुख्तलिफ अजला जैसे थरपारकर, बदीन, हैदराबाद, कराची, सजावट, ठट्ठा और इसके मुल्हिका इलाकों में तेज और मूसलाधार बारिशें हो सकती है। इन बारिशों के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान भी है। माहिरीन ये बता रहे हैं कि इस दौरान समंदर में भी शदीद तुग़यानी रहने का खदशा है जिससे जो इलाके जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी खतरात लाहक हो सकते हैं। इसना तूफ़ान का ये जो दुरानिया है ये तो बताया जा रहा है कि शायद ये कम होगा लेकिन इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी और ये तूफ़ान तेज़ हवाओं, आंधी और शदीद बारिशों के साथ अपने असरात भी छोड़ सकता है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कराची में 200 मिलीमीटर और सिंध के जो दीगर शहर हैं वहाँ पर अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर 500 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है जो कि अर्बन फ्लडिंग का सबब भी बन सकती है। इसके अलावा माहीगीरों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है कि वो 30 अगस्त तक समंदर में ना जाएं। ये हिदायत जारी की गई हैं ताकि किसी भी मुमकिना हादसे से बचा जा सके। आज के इस प्रोग्राम में हमने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब को भी मदऊ किया है जो हमें इस मुमकिना तूफान की तफसीलात और किस तरह से इससे निपटना है उसकी तैयारियों के हवाले से भी आगाह करेंगे। लेकिन सरदार सरफराज की तरफ जाने से पहले कराची में मौजूद हमारे नुमाइंदे हैं क्योंकि इस वक्त वहाँ पर मौसम और हंगामी सूरत हाल की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो हम लेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल वली से। वली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त कराची में मौसम की क्या सूरत हाल है, शहर की जो मौजूदा सूरत हाल है या अगर हम मुतासरा इलाकों की बात करें आप हमें कुछ तफसीलात फराहम कर सकते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले जो है वो रात गई भी हमने मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची के हमरा जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उन तमाम तर इलाकों में जो है वो हम गए उनके हमरा। उन्होंने मीडिया को साथ लेकर जो है वो तमाम तर इलाके दिखाए जो कि माजी में डूब जाया करते थे और अगर हम माजी के साथ मौजूदा हालात को जो है वो शहर के कंपेयर करें तो काफ़ी हमें हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं। वो तमाम तर इलाके जहाँ पर जो है वो बारिश के बाद 2 से 3 रोज़ तक जो है वो हमें पानी नज़र आया करता था लेकिन इस बार जो है वो तमाम तर एरियाज़ हमें माजी के मुकाबले में बहुत हद तक जो है वो बेहतर नज़र आ रही है और शहर के ऐसे बेशतर नाले हैं जिनकी सफाई जो है वो माजी में नहीं होती थी जिसकी वजह से वो ओवरफ्लो मारता था या फिर जो है वो नाले चौक होने की वजह से जो है वो पानी की रवानी मुतासिर रहती थी और शहरी शदीद मुश्किलात में रहते थे। अब भी कराची के मुख्तलिफ ऐसे इलाके ज़रूर है जिसमें जो है वो अगर हम औरंगी टाउन की बात करें तो वहाँ पर जो है वो सूरत हाल ऐसी है कि थोड़ी सी जो है वो इंतज़ाम को मुश्किलात का सामना ज़रूर है। वहाँ पर पानी की जो है वो निकासी आपका सिस्टम जो है वो माजी की तरह ही है जिसकी वजह से वहाँ के जो टाउन चेयरमैन है, जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको मुश्किलात का सामना जो है वो ज़रूर है। ताहम रात गए भी हमने दौरा किया, आज जो है वो तीसरा रोज़ है। शहर में मुसलसल बारिश हो रही है और वक्फे वक्फे से ये बारिश का सिलसिला जारी है। शहर की जो अहम शाराएँ हैं वो इस वक्त क्लियर है, ट्रैफिक जो है वो रवा तवा है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो गुजर रही है। साथ ही जो अंडरपासेस है, अगर हम जो है वो केपीटी अंडरपास की बात करें, सबमरीन अंडरपास की बात करें तो ये वो अंडरपासेस हैं जो कि बारिश शुरू होते ही इंतज़ामिया की जानिब से बंद जो है वो कर दिए जाते थे ताकि जो है वो वहाँ पर कोई हादसात का सामना करना नहीं पड़े। और माजी में हमने देखा भी कि वहाँ पर जो है वो 2 से 3 जो है वो ज़रूर वहाँ पर हलाकतें हुआ करती थी लेकिन इस बार वो भी ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है, रवा दवा है। इंतज़ामिया खासा जो है वो इस बार मुतहर्रिक है और हमें सीरियस नज़र आ रही है।
ठीक है अब्दुल वली, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सरदार सरफराज साहब, महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है इसके मुताबिक कराची में क्या कहेंगे आप, कितनी बारिशें मजीद मुतवक्किल हैं? क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही है और कल से आज तक जो है बारिश मुसलसल हो रही है कराची में। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो ये डीप डिप्रेशन था और अब ये अगले 6-8 घंटे में हो सकता है साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर जाए। जब समंदर पूरी तरह समंदर में दाखिल होगा तो उस वक्त तो उसी के इन्फ्लुएंस में बारिशें हो रही हैं। पूरे लोअर सिंध में अच्छी तेज़ बारिशें हो रही हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि उस तरफ ठट्ठा, सुजावल, बदीन, हैदराबाद, खास उमरकोट और थरपारकर, इन तमाम अजला में तेज़ बारिश रही है पिछले 3 दिन। अब गुज़श्ता यानी पिछले 24 घंटों में अगर हम देखें कराची में तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है ना, कराची की एक जगह सुरजानी टाउन में 127 मिलीमीटर रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अगले 2 दिन भी इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन जब ये बन जाएगा तो ये मूव तो आगे करेगा वेस्टवर्ड, यानी ओमान की तरफ निकलेगा, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में ज़ाहिर है इसका फैलाव है इतना कि पूरी कोस्टल ये सिंध से लेके बलूचिस्तान तक की, यानी आगे गवादर तक, इन तमाम एरियाज़ में अच्छी तेज़ बारिशें मुतवक्किल हैं, आज भी कल भी। और बलूचिस्तान में तो परसों तक ये सिलसिला जा सकता है, खासकर गवादर और आखिरी जो शहर है हमारा जीवानी उस तरफ, और पूरा मकरान डिवीजन एक तरह से बारिशों की लपेट में है और तेज़ आंधी भी साथ चल सकती है, गरज चमक है। दूसरी तरफ ये समंदर में काफ़ी तूफ़ानी होगी, इसके बायस इसीलिए फिशरमैन को अलर्ट किया गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में समंदर में न जाएँ। ठीक है। और सरदार सरफराज साहब, सिस्टम जो है इसना अगर तूफान में तब्दील हो जाता है तो फिर इसके असरात आप किस तरह के देख रहे हैं? इसकी शिद्दत और असरात सिंध के जो साहिली इलाके हैं वहां पर किस तरह के होंगे? देखिए, सिंध उसकी जो है ना मुमकिन ट्रैक यही है कि सिंध के साहिली इलाकों से ग्रेजुअली दूर होता जाएगा। अभी तो करीब है, जैसे कराची से इसका डिस्टेंस इस वक्त 200 किलोमीटर है कराची के जनूब मशरिक में। तो अब जैसे जैसे आगे मूव करेगा तो इसका मतलब है कि हमारे कोस्ट से दूर होता जाएगा, खासकर जो साउथ ईस्ट सिंध का कोस्ट है, और फिर ग्रेजुअली कराची की कोस्ट से भी आगे मतलब खुले समंदर में से ही इसका ट्रैक ओमान की तरफ रहेगा। लेकिन जाहिर है कि इसकी आउटर पेरिफेरल इफेक्ट जो है वो पूरे कोस्टल पट्टी को तरह से उसके असरात यही होते हैं कि तेज़ बारिशें, तेज़ आंधी और समंदर में तूफ़ानी ये होता है। और जिस जगह पे साइक्लोन जाकर टकराता है, जो कि लकीली पाकिस्तान की किसी कोस्टल पट्टी को टकराने का अच्छा नहीं है, तो जहाँ टकराता है तो वहाँ जाहिर है कि बहुत तेज़ ऊंची लहरें उठती हैं, बहुत तेज़ हाई सर्फ होती है, सर्ज होती है उसकी, ये होता है। ठीक है, सरफराज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब्दुल वली से भी हम जानेंगे। वली, बताइएगा, अब ये कहा जा रहा है कि कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अभी इस तूफान की जो हम पेशन गोई भी देख रहे हैं, इस हवाले से तैयारी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? क्या कोई खास एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार की जा रही हैं या करनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखें, जब से ही महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में बारिशों का बताया गया, उसके बाद जो है वो बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से रेन इमरजेंसी जो है वो शहर में नाफिज है। उसके बाद जो है वो वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर जो है वो वज़ीर आला हाउस में भी रेन इमरजेंसी सेल जो है वो कायम किया गया है। आज जो है वो शदीद बारिशों के पेश नज़र जो है वो हुकूमत सिंध और कमिश्नर कराची की जानिब से कराची के तमाम तर स्कूल जो है वो बंद रखने का उनकी जानिब से जो है वो फैसला किया गया। इसके साथ साथ अगर हम बल्दिया उस्मा कराची की ओवरऑल कारकर्दगी की बात करें तो वो हमें जो है वो मुतहर्रिक नज़र आ रही है। जो बल्दिया उस्मा कराची का स्टाफ है उनकी छुट्टियां भी जो है वो मनसूख की गई है। इसके अलावा जो है वो साथ ही कमिश्नर कराची की जानिब से समंदर में आज जो है वो नहाने पर भी जो है वो पाबंदी। अब्दुल वली, कराची में जब भी बारिशें होती हैं तो जो नाले हैं वो सबसे बड़ा मसला जो है वो नालों की वजह से पैदा होता है, तो नालों की सफाई के हवाले से इंतजामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा, ये जब रेन इमरजेंसी का कहा गया तो उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर जो शहर के छोटे बड़े नाले हैं उसकी सफाई का जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से काम शुरू किया गया था। और ये प्लानिंग जो है वो काफ़ी अरसे से चल रही थी, क्योंकि हमने देखा कि बेशतर ऐसे नाले थे जो कि इंक्रोचमेंट की ज़िद में थे। जैसे ही मेयर कराची आए हैं उन्होंने जो है वो तमाम तर इंक्रोचमेंट पर काम शुरू किया और उनके गार्डन में वाक़ एक नाला है जो कि पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल नीचे है,
जहाँ पर बारिश के बाद जो है वो 5 से 6 रोज़ तक हमें मुसलसल जो है वो पानी नज़र आया करता था। लेकिन इस तरीके से बेशतर ऐसे नाले हैं जहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट थी, गैर कानूनी जो है वो वहाँ पर जो है वो तजावुज़ात थी, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से वो ख़त्म किए गए हैं और काफ़ी जो है वो बेहतरीन नज़र आ रही है। इसी तरीके से सिंध असम्बली के सामने का नाला है वो भी ओवरफ्लो मारता था और सिंध असम्बली भी जो है वो डूब जाया करती थी। इसके साथ साथ KMC की जो अपनी बिल्डिंग है वो माजी में जो है वो डूब जाया करती थी और जो बल्दिया उस्मा कराची का जो अमला है, जो अफसरान है, वो तनकीद की जद में होते थे कि वो मकाम जहाँ से शहर को क्लियर करने की जो है वो मनसूबाबंदी होती है वो डूब जाया करता था। लेकिन अब जो है वो 3 रोज से मुसलसल शहर ठीक है। वली हमारे साथ मौजूद रहेगा। सरफराज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो लेटेस्ट इत्तलात में ये थी कि जो तूफान है ये 250 किलोमीटर की अभी दूरी पर है, किस रफ्तार से बढ़ रहा है और इस हवाले से मजीद भी अपडेट कीजिएगा कि ये भी कहा जा रहा है 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलने का इम्कान भी साथ साथ मौजूद है। और मानसून के सीजन में स्पेशली जो भी ये समुद्री तूफान बनते हैं, ये मामूली बात है या ये गैर मामूली बात है? अब अभी तक तो ये बना नहीं है समुद्री तूफान, अभी तक डीप डिप्रेशन है। जैसे ये अभी तक इसका जो बेशतर हिस्सा है वो लैंड पर है, जो इंडियन रन ऑफ टच है, कैरेबियन सी को नुकसान है वो कुछ इलाके पर है। हमारे बदीन वगैरह के साउथ में, जो बदीन और छठा का एरिया है उसके साउथ में, जब ये समंदर में दाखिल होगा पूरी तरह से, कोई अभी से 6 घंटे बाद कह लें, 8 घंटे बाद शाम तक। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं, मजीद में हम आपसे जानेंगे। अब्दुल वली भी हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे कराची से। सरदार सरफराज साहब, दूसरे अलर्ट के बारे में आप हमें अपडेट कर रहे थे, क्या बताएंगे इस बारे में मजीद? मैं बता रहा था आपको कि डिस्टेंस इसका पहले से, यानी वो गुज़श्ता रात में डिस्टेंस 250 किलोमीटर था। अभी सुबह की जो इसकी पोजीशन है उसके मुताबिक डिस्टेंस कम हुआ है। कराची से अभी ये कराची के जो 200 किलोमीटर। सरफराज साहब, आपसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक ठीक नहीं आ रही है। वली, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी कौन से ऐसे खास इकदाम हैं जो किए जा रहे हैं कराची में, या अगर हम ओवरऑल सिंध की बात कर रहे हैं, 200 से 500 मिलीमीटर कहा जा रहा है, एक बहुत बड़ा फिगर है ये बारिशों का। अगर इतनी बारिशें हो जाती हैं तो फिर अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी मौजूद है। कोई खास इमरजेंसी प्लान का ऐलान किया गया अभी तक? जी देखें, शहर में जिस तरह सरदार सरफराज साहब भी बता रहे थे कि मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़रूर जो है वो अर्बन फ्लडिंग का जो है वो ख़तरा मौजूद है। लेकिन एक अलार्मिंग बात यह है कि तकरीबन आज से 3 हफ्ते कबल जो है वो सूबाई वज़ीर बल्दियात जो है सईद गनी साहब, वो चूँकि बल्दियात वो देखते हैं, जो छोटे बड़े नाले हैं वो मेयर के साथ साथ बल्दियात भी देखते हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा था कि अगर शहर कायद में जो है वो 200 मिलीलीटर बारिश होती है तो शहर कायद जो है वो डूब सकता है। यानी उनको इस बात का आइडिया ज़रूर है कि नालों की क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने ख़तरे से जो है वो ज़रूर आगाह किया है। लेकिन कराची चूँकि 2 करोड़ 5 लाख की आबादी पर मुश्तमिल जो है वो ये शहर है और 25 टाउन है, यहाँ पर 7 अज़ला है। तो जिस तरीके से जो है वो कल्चर अलग अलग है, उसी तरीके से कराची के 7 अज़ला और 25 टाउन का जो वेदर है वो भी अलग अलग है। और अगर हम ज़िला मलीर की बात करें तो वो इलाका है जहाँ पर जो है वो मामूल से ज़ायद बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची। इसी तरीके से जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें तो वहाँ पर भी बारिशें दीगर जो अज़ला है उनसे ज़्यादा होती है। मलीर चूँकि वहाँ पर फसलें हैं, दरख्त वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती है। जिस तरह सरदार सरफराज साहब ने बताया कि सुरजानी में जो है वो अब तक जो है वो 26 तारीख से लेकर आज तक 127 मिलीलीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड हुई। लेकिन वो इलाका चूँकि वहाँ पर जंगल भी ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो हमें वहाँ पर पानी जो है वो बारिश के बाद भी नज़र नहीं आता। इसी तरीके से मलीर के अतराफ़ है, भेरिया के अतराफ़ है, गडाब के अतराफ़ है, वो ऐसे इलाके हैं वहाँ पर अगर 200 मिलीलीटर भी बारिश हो जाती है तो उन एरियाज़ पर जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। जाहिर है वहाँ पे मलीर नदी भी है और वहाँ पे भी अर्बन फ्लडिंग का बहुत खदशा पाया जाता है। आप हमारे साथ ही रहिएगा अब्दुल वली। इस वक्त सरदार सरफराज साहब दोबारा हमारे साथ हैं। सरदार सरफराज साहब, ये जो दूसरे अलर्ट की हम बात कर रहे थे जो कि 250 किलोमीटर दूर आखिरी इत्तलात के मुताबिक जो कि हमें मौसूल हो रही थी वो दूर था, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे? किस तरह से अलर्ट रहा जा सकता है? खास तौर पे माहीगिरों को क्या कहना चाहेंगे? सूरत हाल बेसिकली है क्या इस वक्त? देखिए, मैं आपको बता रहा था कि 250 किलोमीटर रात में जो हमने दूसरा अलर्ट इशू किया था, अभी ज़ाहिर है उसको हम अपडेट करेंगे थोड़ी देर में, तो अब उसका डिस्टेंस कम होकर 200 किलोमीटर है कराची के साउथ ईस्ट में।
और माहीगीरों के लिए आपने पूछा तो वो उनको तो पिछले 3 दिन से हमने अलर्ट किया हुआ है कि आप खुले समंदर में ना जाएं, क्योंकि अगर साइक्लोन ना भी बनता, डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की सूरत में भी साइक्लोन उसमें समंदर में अच्छी खासी तूफानी आ जाती है जो कि ख़तरनाक होती है माहीगीरों के लिए। तो इस हवाले से उनको फिर मना किया गया था कि 31 अगस्त तक आप समंदर में ना जाएं। अब ये पोजीशन है कि 200 किलोमीटर कराची के साउथ ईस्ट में, और मूवमेंट इसकी वेस्टवर्ड ही है, ओमान की तरफ जाएगा खुले समंदर में से होता हुआ। कराची या बलूचिस्तान या बकिया सिंध की किसी भी कोस्टल पट्टी को इससे कोई डायरेक्ट ख़तरा नहीं है, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में तेज़ बारिशें आंधी के साथ हो सकती हैं अगले 2 दिन में, आज भी और कल भी। और बलूचिस्तान में तो परसों तक, जो आपका वेस्टर्न बलूचिस्तान है, गवादर, जिवानी वगैरह, पश्ती एरियाज में आज का दिन भी, कल का दिन भी और परसों का दिन भी, मतलब 2 से 3 दिन वहाँ बारिशें। ठीक है। और कितना हैवी स्पेल हो सकता है ये? हैवी टू वेरी हैवी है, यानी इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेरी हैवी, मतलब कोई 80-90 मिलीमीटर तक जो बारिश होती है उसको हम वेरी हैवी कहते हैं, और उसके बाद उसमें मतलब एक्सट्रीमली हैवी हो जाती है। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये जो जी असना तूफान है, इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? तूफान बेसिकली ये कहाँ से आया है, इसका रुख किस जानिब होगा, और अगर ये खुदा न खास्ता वाकई आ जाता है तो इसके असरात जो हैं वो क्या आने वाले हैं? देखिए, तूफान के ना होते हैं तीन बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो उसकी वजह से खासकर किसी एरिया, किसी कोस्टल पट्टी को जब वो टकराता है तो बहुत टोरेंशियल रेन्स होती हैं, बहुत मतलब ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल होती है उस पॉइंट पर कि जहाँ पर टकराए। दूर से गुजरने से इतना उसका नहीं होता। दूसरा ये कि बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, वायलेंट विंड्स चलती हैं 150 से 200 किलोमीटर, वो साइक्लोन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत का है। 150 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। तीसरा ये होता है कि जिस एरिया को टकराता है उस एरिया में ज़ाहिर स्टॉर्म सर्ज क्रिएट करता है, यानी साइक्लोन किसी एरिया से जाके टकराया तो समंदर की जो लहर है वो बहुत ज़्यादा ऊंची उठती है, कई मीटर, 3 से 4 मीटर तक उठ जाती है लहर इतनी। तो ये 3 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं उस पॉइंट के लिए जिस पॉइंट पर साइक्लोन स्ट्राइक करे। अदरवाइज बारिशें और आंधी, ये 2 इम्पैक्ट्स तो रहते हैं, आपके करीब से गुजरे, दूर से गुजरे, कुछ ना कुछ असरात इस बारिशों की और आंधी की सूरत में उसके रहते हैं। ठीक है। और क्या इमरजेंसी प्लान का ऐलान अभी तक कर दिया गया है, जितनी हैवी रेन्स एक्सपेक्टेड हैं अभी तक? जी बिल्कुल, वो तो चीफ मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी शरीक था। तो उसमें शुरू में ही पिछले पीर को मीटिंग हुई थी, तो ये मेंशन कर दिया गया था कि इस स्पेल में इतनी बारिशें मुतवक्के हैं। अच्छा, वो जो मिलीमीटर की बात होती है ना कि 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, लोग समझते हैं कि एक स्पेल में इतनी हो जाएगी। एक स्पेल में नहीं, पूरे स्पेल में, यानी 3-4 दिन पे मुहित जो स्पेल होता है। अब अच्छी बात यह है कि कराची की हद तक ये बारिश हो रही है वक्फे से, तो इसका मतलब है कि अगर एक दम पड़ जाए इतनी बारिश तो फिर आपको पता है मसला पैदा हो जाता है। वक्फे से होती है तो साथ साथ ड्रेनेज होता रहता है। ठीक है। और आप क्या कहना चाहेंगे, साहिली इलाकों के करीब भी जो रिहायशी हैं उन्हें किस किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है, आवाम की आगाही के लिए क्या प्लान बनाया गया है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीवी नहीं देखते हैं, उस तरह से सोशल मीडिया को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, उन तक फिर ये इत्तलात किस तरह तक से पहुँचेंगी? देखिए, ये हम तो जैसे ही एडवाइजरी इशू करते हैं, वार्निंग इशू करते हैं, तो सबसे पहला रेसिपिएंट उसके पीडीएमए ही होता है प्रोविंशियल लेवल पे। तो पीडीएमए के थ्रू फिर आगे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को जाता है, उनके जो डीडीएमएज होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फिर आगे नीचे तालुका या तहसील को, फिर इस तरह से पूरी एक चेन है। तो इन्फॉर्मेशन तो पहुँच रही है सभी के पास, कोई शायद ही कोई ऐसा इक्का दुक्का लोग हों जिनके पास ना पहुँच रही हो। अदरवाइज मतलब ये कि पीएमडी, फिर पीडीएमए, फिर नीचे डीडीएमए और फिर नीचे मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फिर इंश्योर करती है कि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे। सरदार सरफराज साहब, ये भी बताइएगा, ये जो मॉनसून का स्पेल है, इस वजह से गैर मामूली बारिशें जो हैं ये सिंध में हो रही हैं और ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही हैं लगातार, यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर साल ही मानसून में जिस साल अच्छी बारिशों का वो होता है ना, जैसे इस साल इस सीज़न के भी शुरू में कहा गया था कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं, तो क्लाइमेट चेंज से इसका कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं बनता। हाँ, जैसे बारिशें हुई थी 2022 में, बहुत गैर मामूली बारिशें हुई थी, यानी वो तो बिल्कुल पाकिस्तान की हिस्ट्री का वर्स्ट फ्लड था और एक बहुत ही एक्सेसिव रेंज थी, तो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से थी। लेकिन अभी तक तो इसमें इस पूरे सीज़न में अभी 50% मामूल से ऊपर 50 से 52% जा रही है। तो कोई एक स्पेल हैवी आ जाए और इस तरह का फिनोमेना हो जाए
तो उसको हम फौरी तौर पे क्लाइमेट चेंज से लिंक नहीं कर सकते। ये तो एक तरह से नॉर्मल चीज़ें होती हैं मानसून के सीज़न में, आपको पता है। हाँ, साइक्लोन का बनना जो है ये एक बहुत रेयर केस है कि अगस्त के महीने में साइक्लोन नहीं बना करते, जुलाई और अगस्त दोनों में जो मानसून पीक पे होता है इन दोनों महीनों में, तो मानसून की पीक के दौरान साइक्लोन नहीं बना करते। ये कभी कभी होता है। पहले पूरी जितना डाटा है हमारे पास उस रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 3 दफ़ा ऐसे हुए लास्ट टाइम साइक्लोन बना। और यूजुअली अगस्त में जो साइक्लोन बने तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड साइक्लोन होते हैं, एक आध दिन, चंद घंटे, या एक आध दिन 24 घंटे 36 घंटे, इतनी उसकी लाइफ स्पैन होती है। तो इस साइक्लोन की भी आज जब बनेगा तो कल तक ये ओमान की तरफ मूव करता हुआ वीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सरफराज साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम फौरन से नहीं ये कह सकते कि क्लाइमेट चेंज का ही हिस्सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मुतासिर किया है मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं, पाकिस्तान उसकी जद में है, ये हम सभी जानते हैं। 2022 के सैलाब में हमने देख लिया था ये तमाम चीज़ें भी। वैसी सिचुएशन तो नहीं खुदा ना खास्ता कहीं क्रिएट होने जा रही? नहीं, 2022 की तरह की सिचुएशन नहीं है। देखिए 2022 में ये था कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और मुसलसल जो सदरन पाकिस्तान है, सिंध और बलूचिस्तान, इन्हीं पे मानसून हवाओं की सारी कंसंट्रेशन या कन्वर्जेंस रही थी। और उसको बाद में जब रिसर्च करके स्टडी किया गया तो उसकी फाइंडिंग यही आई कि जी क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द फैक्टर, उसमें एक फैक्टर वो भी था। तो उस तरह की सूरत हाल नहीं है इस केस में। और अब तो आपको पता है कि अगस्त का एंड तकरीबन आ गया है और सितंबर में तो उसकी मानसून बारिशों की वजह से रेशो कम हो जाती है और 15 से 20 सितंबर के बाद तो मानसून हवाएं विड्रॉ होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है वली, आप ये बताइएगा, कराची में माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता लोगों को भी अब ये हम देख रहे हैं कि समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है, इसके असरात अभी तक आपने क्या देखे हैं और क्या माहीगीर इस हिदायत पर अमल भी कर रहे हैं? कराची की जानिब से या जो शहरी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन ज़रूर निकलता है कि शहरी समंदर में जो है वो नहाने मत जाए और जो माहीगीर है वो जो है वो माहीगीरी के लिए न जाए। लेकिन ये नोटिफिकेशन की हद तक होता है। आज भी अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है वो शहरी एक बहुत बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। इसके अलावा माहीगीरों को जो है वो ज़रूर ये नोटिफिकेशन निकाला जाता है, लेकिन वो इस जो है वो नोटिफिकेशन को मानने से जो है वो इंकारी नज़र आते हैं और वो यही कहते हैं कि हमारी जो कमाई का ज़रिया है, जो माश का ज़रिया है, वो वाहिद ही ये माहीगीरी है। अगर वो समंदर में वो ये समझते हैं अगर वो नहीं जाते हैं तो वो अपने लिए जो है वो दूसरा कोई रोज़गार जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन ज़रूर निकलता है लेकिन उस पर जो है वो हमें अमल जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आता। जो ज़िला इंतज़ामिया है, क्योंकि जिस तरह सरदार साहब ने भी बताया कि ये नोटिफिकेशन निकलने के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट तक जाता है और उसके बाद जो है वो ये जो है वो टाउन्स तक जाता है, लेकिन वहाँ पर भी इन पर जो है वो अमल नहीं होता। और जो मुताद्दिद ऐसी फिर हमने वाक़यात देखे हैं कि वो समंदर में जाने के बाद जो है वो उन्हें हादसात का सामना करना पड़ता है। तो ये अगर हम बात करें तो साहिली पट्टी की, जिसमें मनोड़ा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो माहीगीर अफराद की मौजूद है जो कि यहाँ से अपनी कश्तियाँ लेकर जो है वो गहरे पानी में जाते हैं। वहाँ पर जो है वो फिशिंग करते हैं और वापस जो है वो ऐसे ज़रूर इनमें अफराद होते हैं जो कि 4 दिन 5 दिन और 15 दिन के लिए। ठीक है अब्दुल वली, आप मनोड़ा क्लिप्टन के बारे में तो हमें अपडेट करें। कुछ तालीमी इदारों की भी बात कर लेते हैं। आम तातील का ऐलान किया गया था, तालीमी इदारे क्या बंद कर दिए गए हैं कराची में? और ये भी बताइएगा चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा हैं और नदी नालों की वजह से पानी का बहाव बहुत हो जाता है, सड़कों पर जो मामूलात ज़िंदगी है वो भी मुतासर होते हैं। दफातर के जो लोग हैं आने जाने वाले, क्या दफातर और इदारे जो हैं वो भी बंद हैं? तालीमी इदारों के बारे में भी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, वो रात गए जब हम मेयर कराची के साथ शहर के दौरे पर थे तो उनसे ये सवाल हमने ज़रूर किया कि अगर स्कूल्स की छुट्टियां तो आपने दे दी है आज के दिन के लिए, लेकिन जो ऑफिस का स्टाफ है वो कैसे जाएगा? तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब यही है कि आप जो है वो इस वक्त हमारे साथ शहर के दौरे पर है, मुख्तलिफ़ इलाकों का हमने दौरा किया तो वहाँ पर हमें कहीं पानी नज़र नहीं आया, तो इसलिए उनका यही बताना था कि यही वजह है कि शहर इस वक्त क्लियर है, तो हमने जो है वो ऑफिस की छुट्टी अनाउंस नहीं की है। हाँ, अलबत्ता
गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है कराची के साथ अजला है, उसके बाद जो है वो वजारत तालीम की जानिब से ये कहा गया था कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट ने छुट्टी देनी है तो उनका इख्तियार जो है वो उन्होंने तमाम तर जो है वो शहर के सातों डिप्टी कमिश्नर्स को ये इख्तियार दिया था कि वो अपनी तरफ से सूरत-ए-हाल को देख कर जो है वो छुट्टी अनाउंस कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में छुट्टी की अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो उन्होंने अपना जो नोटिफिकेशन था वो वापस लिया और छुट्टी मनसूख की। लेकिन आज जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से शहर भर के तमाम 7 अजला में छुट्टी की अनाउंसमेंट की गई है। साथ ही हुकूमत सिंध की जानिब से भी यही अनाउंसमेंट की गई है। तो बहुत शुक्रिया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल वली हमें अपडेट कर रहे थे और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त देकर जीता था और आज के मैच के लिए पाकिस्तान ने 12 खिलाड़ियों का ऐलान किया है, जिसमें फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी शामिल नहीं है। पाकिस्तान के हेड कोच जैसिन ग्लेप्सी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि लेग स्पिनर इब्रार अहमद को रावलपिंडी की कंडीशंस के पेश नजर टीम में शामिल किया गया है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को आराम देने का फैसला किया गया है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकें। जैसिन ग्लेप्सी ने मजीद कहा था, गुज़िश्ता मैच की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी और खिलाड़ियों को जिम्मेदारी उठाना होगी। ग्लेप्सी ने मजीद कहा था कि पाकिस्तान के तेज बॉलर स्लो पिच पर मुतासिर कुन बॉलिंग नहीं कर पाए, जबकि बांग्लादेश के स्पिनर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस बात पर भी मैं जोर देता हूं कि पाकिस्तान की टीम को सीरीज में वापसी के लिए अब सख्त मेहनत करना हो। बिल्कुल ऐसी और अब बात करते हैं मोहम्मद आसिफ के हवाले से, जिन्होंने 2026 के T20 वर्ल्ड कप के बारे में एक बड़ी पेशगोई की है। मोहम्मद आसिफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगले वर्ल्ड कप में अमेरिका से शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है और टीम को कप्तान, कोच और खिलाड़ियों में इस वक्त तब्दीली की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में 5 बड़े मेंटर्स के साथ मुआहदे किए हैं, जिनमें वकार यूनुस, मिसबाउल हक, शुएब मलिक, सरफराज अहमद और सकलैन मुश्ताक शामिल हैं। ये सब 3 साला मुआहदे के तहत माहाना 50 लाख रुपए और सालाना 6 करोड़ रुपए की रकम वसूल करेंगे। इन तमाम खबरों पर हम मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सत्ती ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। रावलपिंडी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए अभी पाकिस्तान टीम में हम देख रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खिलाया जा रहा। उनकी अदम मौजूदगी और इब्रार अहमद की शमूलियत के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया की अगर हम बात कर लें, हम मीडिया की बात कर लें, डिफरेंट एनालिस्ट वो यही चाह रहे थे कि शाहीन को ब्रेस्ट देने की जरूरत है और पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में हमें स्पिनर्स चाहिए। पहले ही शाहीन को नहीं खिलाना चाहिए था। देखिए, बात यह है कि आप लोग जो है ना प्रीवियस रेपुटेशन पे आपने खिलाड़ियों का अपने जहन में एक कैलिबर सेट किया हुआ है, उसके ऊपर आप चल रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि रिसेंटली वो कहाँ है। देखिए, 4 डे क्रिकेट आप नहीं खेलते, शाहीन अफरीदी 4 डे क्रिकेट नहीं खेलते। टेस्ट क्रिकेट में 8-8 माह का गैप होता है, आप उस टेस्ट मैच के लिए फिट नहीं है। तो आपको पहले ही जहन में रखना चाहिए था कि आपको मीर हमजा को खिलाना चाहिए था पहले। ये मसला हमारा हमेशा से रहा कि जब हम कभी हार जाते हैं या कोई परफॉर्मेंस बुरी हो जाती है तो आप ये फैसला करते हैं तनकीद के बाद कि जी अब हमें ये करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि ये सारे प्लेयर्स हैं, अच्छी बुरी फॉर्म होना खेल का हिस्सा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आज आपने शाहीन को ड्रॉप कर दिया, बाबर की फॉर्म अच्छी नहीं है, कभी हो सकता है जिंदगी में आपको बाबर आजम को ड्रॉप करना पड़ जाए। तो कोई खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं कि फिर एन मौके पर अब सारी जिम्मेदारी जो है, वो सारा प्रेशर है वो अब्रार पर डल जाएगा और सारी टीम की एक्सपेक्टेशन, सारी कौम की एक्सपेक्टेशन तो यही होंगी कि एक वाहिद स्पिनर है और वही विकेट ला कर दे। फिर इस तरह से हम ऐसे प्लेयर का भी करियर खराब करते हैं जिन्हें हम पहले मौका नहीं देते हैं और जब हम फंस जाते हैं तो उस प्रेशर मैच में हम उन्हें लेकर आते हैं। देखिए, प्रेशर डलना नहीं चाहिए। बात यह है कि एक मैच, देखिए ये टीम गेम है, 11 खिलाड़ी होते हैं इसमें, तो उसका मकसद ही टीम गेम का ये होता है कि सबने एफर्ट डालना होता है। अब जब मैच जीते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स की वजह से जीते हैं, हारते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स की वजह से हारते हैं, और एक मैच से तो कभी तय ही नहीं होना चाहिए कि कोई प्लेयर अच्छा है कोई प्लेयर बुरा है। और डेफिनेटली जब आप एक प्लेयर खिला रहे हैं तो उसको बैक किया जाता है। एक मैच में तो बंदा सेटल्ड होते हुए रख जाता है, आपने इतना टीम से बाहर रखा होता है। तो अगर कोई ऐसा प्रेशर डाल रहा है तो गलत डाल रहा है। अगर आवाम ये तवक्को कर रही है कि वो एक मैच में देखिए, इट्स इन गेम, हो सकता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते, हो सकता है उससे ना हो सके। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप इतने अरसे के बाद टीम के अंदर आए और आते साथ ही आप तहलका मचा दे। तो मेरा ख्याल है कि हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा, उन्होंने मजीद कहा है जैसिन ग्लेप्सी ने कि स्लो पिच पर पाकिस्तान के जो तेज बॉलर्स हैं इनकी कारकर्दगी मुतासिर को नहीं रही है। क्या लगता है आपको कि ये फैसले पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी पर असरअंदाज होंगे?
बात यह कि आपकी कारकर्दगी कैसे अच्छी होगी। मुझे आपने आखिरी टेस्ट खेला था दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जी। आज अगस्त आया हुआ है, यानी आपका 8 माह का गैप है। आपके बीच में फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपके ये शहजादे, ये पापा की परियां, ये पापा के नन्हे मुन्ने गुड्डे ये नहीं खेलते। इन्होंने पैसे कमाते हैं, इन्होंने डॉलर कमाने नहीं क्रिकेट खेलते हैं। तो जब आप एक फॉर्मेट खेलेंगे नहीं तो फिर आप कैसे उसके लिए रेलिवेंट रहेंगे? आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे। तो पहला टेस्ट तो आपको यानी जो ये पहला टेस्ट के लिए प्रैक्टिस होता है। अच्छा, प्रैक्टिस के बाद, हारने के बाद सोचते हैं अच्छा अब हमने करना क्या, अब हमारे थोड़ा हाथ पांव, अब हमारे बाजू खुले हैं। तो जब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे बात नहीं बनेगी। लेकिन अहमर, आप क्या देख रहे हैं? ये तो फिर प्लेयर की पावर फिर ज्यादा हो गई है। मैकेनिज्म तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बनाना है, उन्हें ये इंप्लीमेंट कराना है, उन्हें प्लेयर्स को बताना है कौन सी लीग खेलनी है, डोमेस्टिक कितना खेलना है, उन्हें टेस्ट मैचेस कितने खेलने हैं, वनडे मैचेस कितने खेलने हैं, किसको कितना रेस्ट देना है और किस हिसाब से तमाम प्लेयर्स को लेकर चलना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर फिर इसका मतलब माजी में तो ये प्लेयर्स हावी ही रहे हैं। देखिए, वो अक्सर हावी रहे हैं। उसकी वजह क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ठीक नहीं है। उनको भी कौन बताएगा? वो ऐसी बातें करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले लोग हंसते हैं। अभी आपके चेयरमैन जो है वो कह रहे, देख जगह पे एआई से हम लड़के सिलेक्ट कर रहे हैं डेटा से। यार आप देखिए, जब आप चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है या लोग हैं, वो हमेशा लोगों को एकोमोडेट करने के लिए ओहदा देते हैं। मेरिट पे बंदा नहीं आता, वो आगे जो लोग लगाता है मेरिट पे नहीं लगाता, तो सारी तो मसले की जड़ वहां से शुरू होती है। तो कैसे वो कैसे मेक श्योर करेंगे कि चीजें ठीक हो? ठीक है, लेकिन अभी पहले टेस्ट मैच में जो हुआ पाकिस्तानी टीम के साथ, उसमें आप क्या समझते हैं किसकी ज्यादा गलती है? कोच की गलती है, कैप्टन की गलती है? ठीक है, आपने कहा 11 लोगों की टीम है, सबको मिलकर परफॉर्म करना है, लेकिन पिच रीडिंग का जो एक काम है वो कोच के जिम्मे है, वो कैप्टन को देखना है। और फिर वो एग्री करते हुए दिखाई दिए कि हमसे जो कंडीशंस थी हम उनको रीड सही से नहीं कर सके हैं। बांग्लादेश की टीम बाहर से आकर रीड कर गई और हराकर चली गई, इतनी बड़ी शिकस्त। ये चूंकि मैनेजमेंट का फैसला था, इसमें आप जो कोचिंग स्टाफ है, जिसमें आपके हेड कोच जेसन गिलेस्पी, आपके असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, आपके कप्तान शान मसूद, ये तीनों इसमें मेन रिस्पॉन्सिबल हैं। उसकी वजह ये है कि ये लोग बारिशों का ना 2-3 दिन देख के उस पर घबरा गए, वो थोड़ी सी घास तक घबरा गए और उन्होंने सारे फास्ट बॉलर खिला लिए। अरे भैया, आप लोग एक कॉमन सेंस की चीज थी, जिसको हम देसी महीनों में भादरा कहते हैं। ये भादरे की धूप पूरे साल में सबसे सख्त धूप होती है। इतने सख्त वेदर में घास जो मर्जी आप रख लें, वो घास मुरझा जाता है। ठीक है, इतने सख्त धूप की जो मॉइस्चर होता है वो ये गर्मी जज्ब कर लेती है। पहले दिन गेंद बहुत हिल जाएगा, दूसरे दिन हिल जाएगा, तीसरे, चौथे, 5वें दिन जो है अगर वो लगातार बारिश नहीं होती तो वो उस घास जो है वो उसका ठहरना मुमकिन ही नहीं है। तो इतने ड्राई और सख्त वेदर के अंदर आपने कैसे सोच लिया कि स्पिनर आउट हो सकता है? और अबरार जिसके 2022-23 के सीजन में 5 विकेट हॉल है इसी ग्राउंड के ऊपर पिंडी में, क्या करके ये फैसले करते हैं। अच्छा अहमर, मोहम्मद आसिफ की जो 2026 के T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक पेश गोई है, इस पर आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है कि पाकिस्तान को कप्तान, कोच और खिलाड़ियों में तब्दीली की शदीद जरूरत है इस वक्त? देखिए, बात यह है कि कप्तान, पहली बात यह कि हमारे यहाँ ना लोग लंबी बात नहीं करते। कप्तान चेंज जरूर करें। हमारा सिर्फ ये कह दिया जाता है कप्तान चेंज करें। मैं किससे चेंज करें? मैं ये नहीं कहता कि होना नहीं चाहिए। पहले ये बताएं कि आपका मुतबादिल आपके पास कौन है, उससे बेहतर है तो जरूर उसी वक्त ले आए। और दूसरी बात यह कि अभी किस फॉर्मेट में कप्तान चेंज करें। T20 में तो अभी आपकी बाबर आजम को कप्तानी दी, मैं हैरान हो गया था यार कि जिस बंदे को आपने वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी दी, 3 महीने पहले उसको निकाला गया था बुरे तरीके से और उसकी बिगिन कैप्टन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। आपने उसको ऐसे मोहसिन नकवी साहब ने लेके आए जैसे कुछ 4-5 ट्रॉफीज वो जीत के आए हैं। इस मुल्क में जब तक, मैं फिर आपको भी बात कहूंगा, आसिफ साहब की पेशगोई ठीक है कि हम नीचे से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बोर्ड में काम करने वाले लोग ठीक नहीं है, वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। सो आप अपनी क्रिकेट देख ले, डे बाय डे नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं फिर अगर बाबर को T20 की कप्तानी नहीं देनी चाहिए थी, तो आपकी नजर में फिर दूसरा अहल पर्सन कौन है? देखिए, वैसे तो मैं आपको सही बताऊं तो सबसे अहल पर्सन जो था वो रिजवान था, लेकिन मसला यह है कि चूंकि वो भी ग्रुपिंग का हिस्सा रहा है, मैं सीधी आपको बात करूंगा कि वो भी बाबर के ग्रुप का हिस्सा रहा है, तो ये ग्रुपिंग ने इस वक्त टीम का माहौल बहुत बुरी तरह से हिट किया पिछले कुछ 1 साल के अंदर। तो इस वक्त उस मामले को देखते हुए जिस बंदे को कप्तानी फॉर द टाइमिंग देनी चाहिए वो सऊद शकील है। ठीक है, और टेस्ट टीम में आप किस तरह से देख रहे हैं? शान मसूद की कैप्टेंसी आपको किस तरह से नजर आ रही है? बहुत से लोग ये कह रहे हैं ना उनकी अपनी कोई परफॉर्मेंस है, ना कैप्टेंसी में कोई दम नजर आ रहा है। अगर वो कैप्टन ना हो तो इवन उनकी टीम में भी जगह नहीं बन रही।
देखिए बात यह है कि कभी कभी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ऐसे लोगों को कप्तान बनाना पड़ता है कि शायद उनकी कारकर्दगी के हिसाब से वो बेस्ट ना हो। अब यह है कि देखिए टीम का ग्रुपिंग है, ये एक स्पेशल केस है, इसको इस हिसाब से देखना पड़ेगा। लोग उसकी एवरेज पे बात कर रहे हैं 28 की है 30 की है, मसला इस वक्त एवरेज का नहीं है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस का नहीं है, मसला इस वक्त है ग्रुपिंग है। तो इस ग्रुपिंग की वजह से जब तक ये ग्रुपिंग का माहौल ठीक नहीं होगा तब तक आपकी टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो सकती। तो माजी में अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान बना ना तो हमारे पहले कप्तान थे अब्दुल हफीज कारदार साहब, वो कभी भी अच्छे प्लेयर नहीं थे, उनके रिकॉर्ड्स देख लें आप, उनके नंबर्स बड़े हल्के से हैं, लेकिन उनको टीम इसलिए कप्तानी दी गई थी कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी उनकी। इंग्लैंड ने माइक ब्रनले को बुलाकर कप्तान बनाया जिनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी लेकिन वो आउटस्टैंडिंग कैप्टन थे। जब सैंड पेपर स्कैंडल आया तो ऑस्ट्रेलिया ने टिम पेन को कप्तान बना दिया, उनकी अपनी बिल्कुल भी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे। शान मसूद कप्तान बाबर से तो काफी बेहतर ऑस्ट्रेलिया में हमने देख लिया था, लेकिन गलतियां भी हो सकता करे, लेकिन वो इतना खानदानी इंसान, इतना नाइस पर्सन मैंने अपनी पाकिस्तानी टीम में कभी नहीं देखा। सो ये बंदा साल 2 साल कप्तान रह गया रिगार्डलेस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। ये आपके प्लेयरों को यानी कि वो कहते हैं उसमें सुलझावट ले आएगा, आपके प्लेयरों को ग्रूम कर देगा, आपकी टीम का एनवायरनमेंट खड़ा कर देगा। इन लोगों को अभी ये अंदाजा नहीं है कि ये एनवायरनमेंट कितना अच्छा होता है। वो 2 साल रह गया, आपकी 10 साल की जो क्रिकेटर्स है ना उनकी क्रिकेट को सीधा करके चला जाएगा। तो कम से कम 1 साल से 2 साल शान मसूद लाजिमुल मलजूम है, उसका पर्सपेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं, उसकी परफेक्टिव टीम का एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा जो मर्जी कप्तान ले आपके। लेकिन अहमद आप फिर किस तरह से देख रहे हैं, ये एनवायरनमेंट तो बिल्कुल ठीक था, ये एनवायरनमेंट खराब करने वालों को भी तो पकड़ना चाहिए। बिल्कुल सही चल रहा था, जिस तरह से बाबर को हटाया गया, शाहीन को लेकर आए, फिर जिस तरह से शाहीन को हटाया बाबर को लेकर आए, उन लोगों को जब तक नहीं पकड़ेंगे जो जिम्मेदारान हैं तो टीम में तो इस तरह के मामला फिर बार बार होते रहेंगे। नहीं, सबसे बड़े जिम्मेदार तो आपके वो लोग हैं जिन्होंने बाबर को कप्तान बनाया था। उन्होंने तो दुश्मनी की थी बाबर आजम के साथ, क्योंकि आपका बाबर आजम ने तो कभी कप्तानी में नाम ही नहीं रहा। मैं तो उसको अंडर 15 लेवल से जानता हूं, अंडर 19 की क्रिकेट से जानता हूं कि उसके अंदर तो हमेशा एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की सलाहियत थी, कप्तानी की कभी जिंदगी में नहीं थी। आप किसी उसके साथ के क्रिकेटर से पूछ लें। तो जिसने बाबर को कप्तान बनाया उसने उसके साथ दुश्मनी की, क्योंकि कप्तानी की वजह से बाबर पावर पॉलिटिक्स में पड़ा। पावर पॉलिटिक्स में पढ़ने के बाद उसकी अपनी क्रिकेट के भी हर्ज हुआ, पाकिस्तान की क्रिकेट की भी हर्ज हुआ। आज देखिए कि बाबर की 20 की एवरेज है पिछले 1 साल के अंदर। बाबर आजम ने पिछले साल से सेंचुरी नहीं की। वनडे क्रिकेट जिसका बेस्ट फॉर्मेट था वहां स्ट्रगल करता रहा। 23 के वर्ल्ड कप में, T20 में बिल्कुल वो फ्लॉप हो गया वर्ल्ड कप में। दुश्मनी तो उसने की, और इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार तो रमीज राजा साहब हैं, जिन्होंने बाबर आजम को अल्टीमेट पावर दी और बाबर का सारा फोकस अपनी क्रिकेट से पावर पॉलिटिक्स में चला गया। मेरे दोस्त खेलेंगे, मैं कौन से लड़के मेरे खेलेंगे, कौन से बाहर रहेंगे, प्लेयरों को ग्रूम नहीं किया। मेरा कहने का मकसद ये है कि इसकी बुनियाद पहली रखी उसने जिन्होंने उनको बनाया 2019 में, और जिसको पाए तकमील पे पहुंचाया रमीज राजा साहब ने। सही। अच्छा अहमद, एक और भी बड़ा अहम मामला है जिसमें सहाफियों को ये कवरेज रोकने का मामला अदालत में पहुंचा हुआ है। कल हमने देखा, आप भी थे, अपने वकला के साथ वहां पर मौजूद थे। अगर सिक्योरिटी के खदशात थे तो सिक्योरिटी खदशात तो पहले भी होते थे, अब ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? देखिए मसला बात यह है कि ये तो एक कहानी है ना, जिसका पीसीबी ने कार्ड नहीं बनाना होता ना, उसको कहते हैं आपका कार्ड सिक्योरिटी वो क्लियरेंस के लिए गया हुआ है। मतलब जैसे पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है मीडिया में, अब होता क्या बेसिकली होता ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुरू से उनका तरीकाकार ये है कि इनके अपने ना हर सेंटर में मंजूर नजर लोग होते हैं और ये उनको कार्ड देते हैं, और जिनको नहीं बनाना तो उनको अच्छा। फिर इसकी एक रीजन है, ये भी तो हो सकती है ना कि आप चेयरमैन पीसीबी पे बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, शायद अगर तनकीद ना की जाए तो कार्ड भी आपके क्लियर हो जाए, आपको जाने भी दिया जाए, कवरेज भी करने दी जाए। देखिए उन मसाइल में से एक मसला ये भी है कि चेयरमैन पीसीबी को पे तनकीद करते, हो सकता है चेयरमैन पीसीबी ये प्रोग्राम देखते भी ना हो, लेकिन उनके नीचे कहते हैं ना शाह पे वफादार, सर ये देखें ये साफी आप पे तनकीद करें, आप कहें तो इनके कार्ड रोक दें। और जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने क्या, मैं आपके प्रोग्राम से चैलेंज करके देता हूं, आप डेटा मंगा के देख लें, जैसे पिंडी इस्लामाबाद में कार्ड दिया है, और पिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि 70% लोग जो होते हैं वो स्पोर्ट्स से उनका लिटरली लिंक नहीं है। आप उनको बुला के सिर्फ ये पूछ लें, ये बांग्लादेश के 11 खिलाड़ी हैं, इनके नाम बता दो, इनमें से 70% आपको नाम भी नहीं बता सकते। ये टोटली इररेलेवेंट लोग और पीसीबी दे रहा है, और वो लोग जो सारा साल इनकी गेम को प्रोमोट करते हैं, इनकी गेम पे काम करते हैं, ये उनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये अपनी गेम के साथ लॉयल, अपनी दोस्तियां, रिश्तेदारियां और अपने रिलेशंस को देखते हैं, गेम की प्रमोशन नहीं देखते। दे आर नॉट लॉयल विद पाकिस्तान क्रिकेट एंड वी आर लॉयल।
हम हमेशा उनकी जायज बात करते हैं, जायज तनकीद करते हैं और अपने पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ खेलें, क्योंकि ये क्रिकेट हमारा ओढ़ना बिछोना है। बिल्कुल ऐसी है। हमारे लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी जो दूसरा टेस्ट मैच है वो शुरू हुआ, बारिश की वजह से डिले है, बारिश रुक जाती है तो फिर जो सिचुएशन वहां पर होगी वो किसकी फेवर में होगी? पिच की जो सूरत हाल है, आपको लगता है पाकिस्तान की फेवर में, या जिस तरह से बांग्लादेश ने लास्ट टेस्ट में परफॉर्म किया उनको मजीद एज मिल सकता है? देखिए, उसमें यह है कि जो एक इब्तदाई एडवांटेज है, जो टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेगी, जाहिर है कि उसको इब्तदाई एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जब बारिश होती है और पिच पे घास होता है तो मॉइस्चर होता है, और जो कि फास्ट बॉलर को हेल्प करता है। अब ये भी डिपेंड करेगा कि धूप कितनी लगती है। अगर धूप ज्यादा लग गई तो वो मॉइस्चर पर जल्दी निकल जाएगा। अगर बारिश होती रही तो फिर मैच भी डिस्टर्ब होगा, और जब जब मैच होगा फास्ट बॉलर के लिए हेल्प रहेगी। तो धूप का बहुत बड़ा आंसर होगा कि ये क्लाउडी रहेगा, धूप निकलेगी, तो क्लाउडी रहेगा तो फास्ट बॉलर को ज्यादा हेल्प मिलेगी, धूप निकल आएगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग के लिए इजी होती जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान, और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पर होने वाले उन असरात की जो हड़तालों और सियासी जलसों की वजह से सामने आते हैं। हड़तालें और सियासी जलसे यकीनी तौर पर जमहूरी हक हैं, लेकिन क्या इनके नताइज हमेशा मुस्बत होते हैं? इस मौजू पर आज हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हड़तालों और सियासी जलसों का इनेकाद अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि इन इक़दामात का मईशत पर क्या असर पड़ता है? पाकिस्तान की मईशत पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिनमें बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है और गैर मुस्तहकम करेंसी भी शामिल है। हड़तालें और जलसे इन मसाइल को और भी बढ़ा देते हैं। कारोबारी सरगर्मियां रुक जाती हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है और रोजाना की बुनियाद पर कमाई करने वाले लोग सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं, और ऐसे वाकयात के दौरान छोटे कारोबारी इदारे सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। दुकानें और मार्केटें बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से तिजारती सरगर्मियां मुतासर होती हैं। न सिर्फ कारोबार बल्कि मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की पर भी मनफी असर डालता है। हड़तालें और जलसे वक्ती तौर पर हुकूमती या सियासी जमातों पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन इसका तवील मुद्दती असर मैशत पर नुकसानदेह साबित होता है। रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, जिसका असर मुल्क के मजमूई कौमी पैदावार पर भी पड़ता है और मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम सरमायाकारों के एतमाद को कमजोर कर देता है, जिससे बैरूनी सरमायाकारी में कमी वाक़ होती है। सूरत हाल मुल्क की इक़्तिसादी बहाली के अमल को सुस्त कर देती है। बात करेंगे मुआशी तजियाकार, आज हमारे साथ हैं इरफान मुफ्ती साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, जमहूरियत में एहतजाज का हक सबको हासिल है, लेकिन ये जो एहतजाज किए जाते हैं, आए रोज धरने दे दिए जाते हैं, इसके मईशत पर काफी मनफी असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपका कहना वजह है कि जिस वक्त खासतौर पर एक मईशत रिकवरी के फेज में हो और अभी हम एक बड़े मुश्किल वक्त से निकल रहे हो और अभी हमें आगे का सफ़र लंबा है, तो उस वक्त ये जो हालात आप बता रहे हैं हड़तालों के, एहतजाज के, इससे मईशत मज़ीद सफ़र करती है, मुश्किल में पड़ती है। अभी देखें, आपके अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है इस वक्त 8% पर है, और ये शायद इस वजह से इसमें बेहतरी आई है पिछले 2 साल में, क्योंकि आपकी मईशत रिकवर हो रही है और रोज़गार बन रहा है, सनत में रोज़गार मिल रहा है, तिजारत बढ़ रही है। और जैसे ही ये एहतजाज शुरू होते हैं इसमें कमी आना शुरू होती है, मज़ीद अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ख़ास तौर पर जो रोज़ाना की बुनियादों पर उजरती मज़दूर है वो बहुत सफ़र करता है, या जो छोटा कारोबार चलाता है, जिसकी दिहाड़ी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आती है, उसकी मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मुल्क की मईशत तो यकीनन मुतासिर होती है, लेकिन इसमें एक बुनियादी बात को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि मईशत और सियासत का बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। हम अगर ये मफरूज़ा बना लेते हैं कि हम मईशत तो ठीक कर लेंगे लेकिन सियासत को हमें अभी वक्त लगेगा या उसको अभी हम बाद में देखेंगे, तो ये बात नहीं चलने वाली। मेरा ख्याल है एहतजाज की जो सियासत है उसको देखने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि सारी दुनिया में एहतजाज नहीं होते, एहतजाज सिर्फ उन मुल्कों में होते हैं जहाँ सियासत में कमज़ोरी होती है या मुश्किलात होती हैं। बाकी ममालिक में एहतजाज के और तरीके निकाले जाते हैं, लेकिन कमज़ोर मईशतों में, कमज़ोर हुकूमतों में, कमज़ोर सियासी निज़ाम जहाँ होते हैं वहाँ पर इस तरह के मसाइल बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को दोनों फ्रंट पर काम करना चाहिए, सियासी स्टेबिलिटी के लिए भी काम करना चाहिए। अब स्टेबिलिटी क्या है? देखिए, जब तक आप लोगों के साथ मुज़ाकरात के रास्ते नहीं खुले रखेंगे
तो ये एहतजाज की जो आखिरी हद है वो फिर सामने आ जाती है, वो हड़तालों की शक्ल में होती है। सो मेरा ये मशवरा है कि जब हुक्मरान ये फैसला कर रहे हैं कि हम बाहर से सरमायाकारी लाएंगे, यहाँ सनत को तरक्की देंगे, तजारत को बढ़ाएंगे, मईशत को बेहतर करेंगे, तो साथ ही साथ ऐसे दरवाजे भी खुले कि जिसमें जिन लोगों को, जो लोग मुतासिर हो रहे हैं इन सख्त फैसलों से, उनके साथ बातचीत का अमल भी जारी रहे। अगर वो बंद रहेगा या उसमें कोई सख्ती आएगी तो उसके असरात यकीनन इसी शक्ल में सामने। लेकिन इरफान साहब, आप फिर किस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह हड़तालें होती हैं, सियासी जलसों का इनेकाद किया जाता है, धरने होते हैं, उसके बाद क्या कोई ऐसा इदारा नहीं होना चाहिए जो इन तमाम चीज़ों को भी नोटिस करे, इन चीज़ों पर भी गौर किया जाए कि ये जितने भी इकदाम लिए जाते हैं किसी भी सियासी जमात की तरफ से या किसी भी, हम कह रहे हैं किसी भी हल्के की तरफ से, इसका मईशत पर कितना बुरा असर पड़ता है? बिल्कुल यकीनन मेरा ख्याल है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर सियासी जमातों का एक फोरम हो कि जो बैठ के तय करे कि ठीक है हमारे मसाइल हैं, या जो हमारे वर्कर है या हमारा वोटर है उसके मसाइल हैं, लेकिन हम इसको यहाँ बैठकर हल करते हैं और हम एहतजाज या हड़ताल की नौबत नहीं आने देते। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए, मुज़ाकरात सियासी जमातों से भी करने चाहिए, ताजिर तंजीमों से भी रखने चाहिए, और इसके अलावा जो सनतकार और सरमायाकारों के इस तरह के फोरम हैं उनसे एक बराह रास्त बातचीत का अमल जारी रहना चाहिए। जब आप वो रोकते हैं या उसमें सख्ती ले आते हैं तो फिर यकीनन उसका इज़हार सड़कों पर और तरीक़ों से नज़र आने लग जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जमहूरी निज़ाम की बुनियाद ये है कि वो मज़ाकरात पर यकीन रखे। सर, वो तो मुल्क की तारीख को अगर हम उठा के दे लेते हैं, पाकिस्तान की 77 साल तारीख को, तो उसमें सियासी इस्तेहकाम तो हमें नज़र नहीं आता। एक आता है वो दूसरे को टफ टाइम देता है, दूसरा जाता है वो पहले को टफ टाइम देता है। ये बारियाँ जो है लगी हुई हैं। आप क्या समझते हो? इसके डेफिनेटली मैशत जो है वो तबाह हो जाती है, जो असरात इसके हैं वो मनफी जो हैं वो रूनमा होते हैं। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप कि वक्ती तौर पर मुज़ाकरात भी कर लिए जाते हैं, उनको समझा भी दिया जाता है, किसी तरह से डील भी कर ली जाती है, फिर वही लोग, अब जमात इस्लामी की एग्जांपल हमारे सामने है, अब वो लॉन्ग मार्च की जो है वो कॉल देने जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक जैसी पहले बात हो रही थी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है? उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स तय करते हैं कि हमने मईशत के लिए अपना क्या किरदार निभाना है, हमारा रोल क्या होगा, हमने मईशत को सपोर्ट करना है, डिस्टेबलाइज नहीं करना। तो मेरा ये ख्याल है कि पार्लियामेंट को लीड लेनी चाहिए, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ हम जाएं जिसमें तमाम सियासी जमातें, ख़ासतौर पर जो पार्लियामेंट्री जमातें हैं, इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो बैठ कर एक दफ़ा एक मईशत का चार्टर बना लें। और वो मईशत का ये हो कि जी हम अगले 15 साल या 20 साल मईशत को सिर्फ सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं बनेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये वक्त सही है, और पहले भी इसकी बातचीत हुई है, मुख्तलिफ लीडरशिप की तरफ से बात हुई है कि भाई हम एक चार्टर बना लें। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें, लेकिन स्टेक होल्डर्स और सियासतदान तो अपने स्टेक में लगे हुए हैं ना। यहाँ पे तो आवाम को रिलीफ देने के लिए, अब देखें ना, एक मिसाल है, यूटिलिटी स्टोर्स तक को बंद किया जा रहा है, तो फिर जो मुलाजमीन है, जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, मिडिल क्लास तबका है, वो तो बाहर निकलेंगे, वो तो एहतजाज करेंगे, धरने देंगे। देखिए, कुछ सख्त फैसलों में कुछ ज्यादा ही सख्त फैसले हो रहे हैं इस वक्त, जो मेरा ख्याल है कि गलत है। बहैसियत एक मईशत के शागिर्द के या तालिब इल्म के ये समझता हूँ कि जो फैसले इस वक्त किए गए हैं वो दुरुस्त नहीं है सारे। जैसे टैक्स के हवाले से, या जिस तरह की लेवीज और जो इलेक्ट्रिसिटी पर आपने टैरिफ्स लगाए हैं, ये कुछ ज़्यादा है और एक ख़ास तबके के ऊपर ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। ये तो यकीनन मुतवक्को था कि जब आप इतना बोझ वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जब आप माशी प्लानिंग करते हैं, बजट प्लानिंग करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि इसको एक प्रोपोर्शनेटली मुख्तलिफ हलकों पर या तबकों पर डालना चाहिए। जब आप डिसप्रोपोर्शनली डालेंगे तो आपको तवक्को करनी चाहिए कि इसका रद्दअमल आएगा, और वो रद्दअमल सख्त भी हो सकता है, जैसे इसे हम देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को थोड़ी सी अपनी इकॉनमी के मामलात में तमाम तबकों को बराबरी की बुनियादों पर या एक फेयर शेयर की बुनियाद पर तय करना चाहिए कि सारों को हिस्सा डालना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक तबके पर ज़्यादा बोझ डालेंगे तो वो यकीनन वो उसका रद्दअमल आएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस पर हुकूमत को
ठीक है। और ठीक है, जब हम देखेंगे कि रद्देमल आता है, ऑब्वियसली फिर हड़तालें भी होती हैं, सियासी जलसे भी होते हैं, धरने भी दिए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों के मनफी मुआशी असरात से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझते हैं उसके लिए कोई लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए? बिल्कुल लेजिस्लेशन हो सकती है। कुछ मुल्कों ने ये किया है कि उन्होंने ये तय किया कि जब आप इस तरह की कोई एहतजाज कॉल देते हैं या हड़ताल करते हैं तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस पर बातचीत हो सकती है। इसको आप इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ ना समझें, लेकिन इसको जैसे मैंने कहा कि ओनरशिप तो दें। स्टेक होल्डर्स की ओनरशिप जब तक मईशत के फैसलों पर नहीं होगी तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। मैं अगर सिर्फ एक मिसाल से वाज़े कर दूं कि बहुत सारे एशियाई ममालिक में उन्होंने ऐसे फेडरेशंस बनाई हैं, ऐसे चैम्बर्स बनाए हैं जिसमें वो पहले टैक्स की तजावीज़ को उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे तजावीज़ के ऊपर एक एग्रीमेंट लेते हैं और फिर उनको नाफिज करते हैं, तो उससे एक बायन आ जाता है, एक ओनरशिप आ जाती है। पाकिस्तान में ये बहुत कमज़ोर अमल है जिसकी वजह से वो बाइन और ओनरशिप नहीं होती फैसलों की, तो हमें ये फिर रद्देमल देखना पड़ता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इदारे खड़े करे, प्लेटफॉर्म्स बनाए और उसमें कानून साजी भी कर दे। कोई हर्ज नहीं है कि अगर सब कुछ होने के बाद भी कोई ये करता है, हड़ताल करता है, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए। लेकिन इरफान साहब, आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये तमाम चीजें इसी तरह से जारी रहीं, ये हड़तालें ऐसी होती रहीं, जो हुक्मरान हैं वो तो अवाम के रिलीफ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और अगर इसी तरह से सियासी जलसे जुलूस होते रहे तो ये तवील मुद्दत में हमारी जो इकॉनमी है उस पर कितने बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं? क्योंकि फिर जो हम देखते हैं बैरूनी सरमायाकार हैं वो तो पाकिस्तान नहीं आना चाहेंगे। देखिए, आपका बैरूनी सरमायादार इस वक्त पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। अभी अब मैं आपको सिर्फ दो बात बता दूं, आपने दिसंबर तक को $26 बिलियन की पेमेंट्स करनी है, और अगर आप रोल ओवर भी करवा लेंगे 12 अरब डॉलर, तो बाकी भी तो आपको देना ही देना है। और वो कहाँ से अर्न होना है? वो अर्न होना है एक्सपोर्ट से अर्न होना है। सर, वो जो कल तक का सर्वे था उसके अकॉर्डिंग तो ये जो 12 अरब डॉलर के रोल ओवर की आप बात करें, ये तो हुकूमत बुरी तरह से नाकाम है, ये तो करवा नहीं पा रहे हैं। और अब IMF के भी आप चूँकि माहिर मईशत हैं, ये भी खबर आ रही है बाज़ ज़राए की जानिब से कि अब अक्टूबर में IMF कहेगा कि मिनी बजट लेके आओ। इसके फिर मईशत पे और लोगों पे, अवाम पे क्या असरात मुरतब होंगे? आपके सामने है सूरत हाल। मेरा ख्याल है कि उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए और ना आएगी, क्योंकि अक्टूबर तक अगर ये देखिए, इस वक्त पाकिस्तान ने 4 बड़े मुल्कों के कर्जे जो हैं वो देने हैं और उनको रोल ओवर करवा सकता है। जैसे जिसमें चाइना सबसे बड़ा है, सऊद हैं, UAE है। मेरा ख्याल है उनसे बातचीत हो रही है। और सऊदी अरब ने तो फिर रैकेटिक का भी तो कहा है ना, फिर वो आपको पता ही है, ये मामलात फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब किस तरह से करेंगे? मैं फेयर बात करूं तो वो ये है कि इस वक्त अमेरिकन चाहते कि IMF का पैसा आप चाइना को के लोन पेमेंट में इस्तेमाल करें। सो ये एक और तरह की लड़ाई भी है, जो टेंशन है इस खित्ते की, कि अमेरिकन नहीं चाहते कि उनके वसाइल या IMF के वसाइल चाइनीज़ उसमें आप इस्तेमाल करें। सो ये भी एक बड़ी वजह बन रही है, और इसमें चाइना ज़ाहिर अपनी एक पोजीशन लेता है। मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली ये मायदा हो जाएगा कि अगर चाइना कुछ रोल ओवर 7 बिलियन भी रोल ओवर कर देता है तो पाकिस्तान IMF का कर्जा ले सकेगा। अगर ये सूरत हाल नहीं हल हो तो फिर यकीनन आप जैसे कह रहे हैं अक्टूबर में हमें इससे मजीद मिनी बजट सर, ये अब नई एक ये भी तो सूरत हाल है ना कि अब हमारा जो इस वक्त हुकूमत है, ये कमर्शियल बैंक जो है इंटरनेशनल लेवल पे उनसे लोन लेने जा रहे हैं। इससे हमें क्या रिलीफ मिलेगा? इसका क्या फ़ायदा होगा? इस बारे में भी बताइएगा हमें। ये बुरी खबर है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के जो इस पर रेट्स हैं वो इंटरेस्ट रेट वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और जब आप ऑलरेडी कैप्टेड हैं, इतने हैवी आपके पर कर्जे हैं, तो ये वाले इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और ये शॉर्ट टर्म होते हैं। जो बड़े कर्जे होते हैं वो तो लॉन्ग टर्म पेमेंट्स होती हैं, ये शॉर्ट टर्म पेमेंट्स होती है, इसमें फौरी अदायगियाँ करनी पड़ती हैं और हाई इंटरेस्ट रेट होता है। मेरा ख्याल है कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए इनको। ये प्लान C या D तो हो सकता है, प्लान B ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके असरात यकीनन वर्किंग क्लास पर आएंगे। ठीक है, लेकिन इरफान साहब, जिस तरह से हम मईशत के भी सूरत हाल देख रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि जो कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं शायद जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जितनी सख्तियां की जा रही हैं, जिस तरह से आवाम को किसी भी तरफ से रिलीफ नहीं दिया जा रहा, ये सूरत हाल आपको क्या लगता है कब तक ठीक हो पाएगी? देखिए, इस वक्त हकीकतन मैं बताऊं, हम बैड गवर्नेंस देख रहे हैं।
ये कोई अच्छी हुकूमत नहीं है कि जो इस तरह के फैसले डिले करते हैं या जो करते हैं फैसले वो मैं समझता हूँ कि वो बराबरी की बुनियादों पर नहीं किए जाते। मैं मिसाल दे देता हूँ कि IPPs के मामले को इतना ज़्यादा हमें नहीं प्रोलॉन्ग करना चाहिए था। हमें पता है कि उनके मायदों में ऐसी क्लॉजेज हैं जिनको हम सामने ला सकते हैं और उसको रिव्यू कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल वीकनेस है इस हुकूमत की कि वो IPPs के मामले पर कोई वाज़े मौक़िफ़ सामने नहीं ला सकी और ना ही उनको कायल करने में कामयाब हुई है। तो इस तरह की जो फैसला साजी है या हुकूमत चलाना है, ये कोई अच्छा इशारा नहीं है। मेरा ख्याल है कि इनको जहां अवाम पर वो सख्त फैसले डालते हैं उनको इस तरफ भी सख्त फैसले डालने चाहिए, नहीं तो इसके असरात यही होंगे जो आप पहले कह रहे थे कि हड़तालें एहतजाज ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर हम उसको कैसे संभालेंगे। सर ये भी आपसे जानना चाहते हैं जी, आपका ये लास्ट में एक मिनट चाहते हैं कि IMF का जो नया शेड्यूल जो जिसमें 7 ममालिक के नाम शामिल है, इसमें पाकिस्तान जो है वो शामिल नहीं है और साथ में ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये भी बताइएगा, कहा गया है कि अगर पेश की शराइत मंजूर नहीं की जाती हैं तो फिर जो लोन की दूसरी किस्त है वो मंजूर नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये नौबत आएगी कि वो ना दें हमें कर्जा, लेकिन इसमें ताखीर होगी और जितनी ताखीर होगी वो हमारी मईशत के लिए दुरुस्त नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि IMF इसको रिजेक्ट करेगा या ये लोन ना दे, ये चांसेस मुझे नज़र नहीं आते, क्योंकि जितना मैं IMF के सिस्टम को समझता हूँ, जब वो बात इस हद तक ले आते हैं तो वो अल्टीमेटली इसको एग्रीमेंट में लाएंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे फॉरेन पॉलिसी में वीकनेस है और हम नहीं कर पा रहे अपने ममालिक जो दोस्त ममालिक को ये कायल, तो ये हमारी वीकनेस है। मैं फिर वही कहूँगा कि हुकूमत को अपनी फर्म रिजॉल्व और कमिटमेंट दिखानी चाहिए अगर वो चाहती है कि इकोनॉमी रिकवर भी करे और ग्रो भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुआशी तज़कियाकार इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। एक बार फिर से बात करेंगे मौसम के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ महकमा मौसमियात पाकिस्तान की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था कि सिंध की साहिली पट्टी पर एक मुमकिना समुंदरी तूफान असना का खतरा है। हम इसी तूफान के मुमकिन असरात और एहतियाती तदबीर पर पहले भी बात कर चुके हैं और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रन ऑफ किच के इलाके के ऊपर हवाओं का एक शदीद दबाव है जिसे हम डीप डिप्रेशन कहते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ ये ख्याल किया गया था कि ये दबाव तेज़ी से बढ़ते हुए शुमाल मशरक़ी बहर अरब की जानिब बढ़ रहा है और इम्कान जाहिर किया गया था कि गुज़श्ता रात या आज सुबह तक ये समुद्री तूफान की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में पहले भी दावत दे चुके हैं। मौसमियाती तज़कियाकार हैं जवाद मेमन साहब, आज एक बार फिर से हमें ज्वाइन करें, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। जवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसकी पेशन को भी जवाद मेमन साहब ने नहीं की थी। जवाद साहब ये बताइएगा, समुद्री तूफान के हवाले से कितना नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान के लिए? सर देखें, ये जो समुद्री तूफान है इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक जो है इसका सेंटर कराची से 200 किलोमीटर दूर इस वक्त है और ये ऑलमोस्ट इसके जो सिस्टम कोर है वो बहर अरब की तरफ जो है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। नुकसानात के हवाले से बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल अब तक जो भी इसका जो ट्रैक नजर आ रहा है ये वेस्ट साउथ वेस्ट की जानिब मूव करेगा, पाकिस्तान के साहिली इलाकों से करीब से होता हुआ गुजरेगा, लेकिन ओवरऑल फिलहाल कोई बहुत बड़ा जो है वो खतरा हमारे साहिली इलाकों को, हमारे मुल्क के इलाकों को जो है वो इंशाल्लाह ऐसे नजर नहीं आ रहा है। इसके बावजूद भी जो है वो पिछले 2 से 3 दिनों से जो वो हम सिंध के इलाकों में खुसूसी तौर पर जो तेज बारिशें देख रहे हैं, ये सिलसिला वक्तन जो है वो चलेगा। साहिली इलाकों की तरफ जो है वो बारिशों का जोर अब कुछ हद तक ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और हवाओं की जो कराची समेत जो सिंध के साहिली इलाके हैं उसमें आने वाले घंटों में दोपहर शाम रात तक जो है वो बातदरीज आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता चला जाएगा काफी हद तक। अच्छा, साहिल समंदर पर जवाब साहब जो आबादियां हैं जैसे माहीगीर हैं, दीगर क्लिफ्टन और बनोड़ा पे खास तौर पे, उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे? अलर्ट रहने की कितनी शदीद जरूरत है? देखिए, माहीगीरों को तो बहुत ज्यादा इस वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है और जिस तरह ऑफिशियल जो है वो अलर्ट्स पिछले 2 दिन से जारी हो भी रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर समुद्री तूफान की सूरत जो है वो ये सिस्टम आज शाम या दोपहर तक जो है वो अख्तियार कर लेगा, तो उसके सेंटर में जो हवाओं की रफ्तार है वो तकरीबन 80-85 कुछ हद तक 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक भी चली जाती है।
तो खुले समंदर में जो है वो फिलहाल अगले 1.5 से 2 दिनों तक, 2.5 दिनों तक जो है वो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि समंदर में शदीद तूफ़ानी होगी, काफी तेज हवाएं होंगी, लहरों की जो हाइट है वो 2 से 3 फुट, कुछ इलाकों में 3 से 4 फुट तक भी समंदर में ये उठ सकती हैं। तो ये काफी ज्यादा जो है वो ट्रबलसम सिचुएशन रहेगी। बाकी समंदर के बिल्कुल करीब जो आबादियां हैं, केटी बंदर के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो हवाओं की जो रफ्तार है वो ज्यादा देखने में आएगी। 60 से 70 किलोमीटर, 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक जा सकती है। बारिशें भी जो है वो वक्तन चलेगी। तो बिल्कुल जो समंदर के करीब के जो इलाके हैं, इन इलाकों में यहाँ पर लोगों को जो है वो अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल अभी भी जो है वो बहुत कोई शदीद या बहुत कोई खुदा न खासा बहुत बड़ा कोई खतरा जो है वो इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जवाद साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? हर साल मानसून सीजन में हम देख रहे हैं बारिशों की जो तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है, काफ़ी हैवी स्पेल्स भी हो रहे हैं। 2022 में भी पाकिस्तान को जो सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, आप ये समझते हैं जिस क्लाइमेट चेंज या फिर मानसून सीजन में आमतौर पर होता ही है? नहीं, देखें, ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो आपने बात करी, ये एक बहुत अच्छा सवाल और एक बहुत बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है जो इस वक्त ये जो सिचुएशन देखने में आ रही है। अगस्त के महीने में जो है वो जब कोर मॉनसून सीजन हमारा चल रहा होता है, तो सिर्फ 1 या 2% चांसेस ही होते हैं कि कोई इस तरीके का सिस्टम जो है वो समुद्री तूफान की शिद्दत इख्तियार कर ले। और अब ये जो सिस्टम है ये इंतहाई गैर मामूली है। पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि ये एज अ डीप डिप्रेशन की सूरत में जो है वो सिंध गुजरात बॉर्डर के इलाकों के आसपास जो है वो मौजूद था। कई घंटे जो है ये एक ही जगह स्टॉल रहा। और इस साल जो बहरा अरब के जो सतह समंदर के दर्जे हरारत हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हाथ है, मामूल से ज्यादा थे। यही वजह बनी कि ये सिस्टम इन इलाकों के करीब आकर रुका और बहरा अरब से इंतहाई ज्यादा से सपोर्ट मिली और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वक्त गुजरने के साथ ताकतवर होता चला गया। और अब ये जब समुद्री तूफान की सूरत में इन इलाकों पर आएगा और जब इसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि उम्मीद है कि आज दोपहर या शाम तक इसे ऑफिशियली डिक्लेयर करके एज अ नाम दे दिया जाएगा, जो कि ये है कि साइक्लोन अस्ना के नाम से ये होगा, तो शायद ये अगस्त की तारीख में पहली दफा ऐसा होगा, इंडियन ओशन की तारीख में ये पहली दफा होगा कि अगस्त के महीने में कोई नेम साइक्लोन यानी कि नाम दिए बाकायदा जैसे समुद्री तूफान को जैसे नाम दिया जाए, ये शायद पहली दफा ऐसा होगा। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट होना जा रहा है और ये इस बात का प्राइम एग्जाम्पल है कि हमारे इर्द गिर्द अब मौसम जो है वो कितना ज्यादा बदल चुका है। क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमारे मुल्क के और हमारे रीजन पे ओवरऑल एशिया में बिल्कुल जवाद साहब। और इसी के अकॉर्डिंग एक इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई थी कि आने वाले कुछ सालों में ये जो साहिली इलाके हैं, खासतौर पे कराची, खुदा न खास्ता ये ज्यादा मुतासर हो सकते हैं और इस हद तक मुतासर हो सकते हैं कि साहिली इलाके जो खत्म भी हो सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इस कदर शदीद क्लाइमेट चेंज जो है वो आने वाला है, इसके असरात आने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखें, जो हमारे तमाम तर साहिली इलाके हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो साहिली इलाके हैं, ये यहाँ पर जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे कि हम सभी ये जानते हैं अब कि बर्फ जो है वो पिघल रही है और हमारे जो सी सरफेस के जो लेवल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे ये सी सरफेस के जो लेवल जो हैं ये बढ़ रहे हैं, ये साहिली इलाकों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिक्लेम करते हैं, क्योंकि समुद्र की जो सतह है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हमने कराची के आसपास के भी कुछ इलाकों में, पाकिस्तान की साहिली पट्टी के इलाकों में भी कुछ देखा कि जहां चंद साल पहले जो है वो समंदर का इतना पानी नहीं होता था, वो इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे ये बात कहना जो है वो इंतहाई कबल अज़ वक्त है। हो सकता है एक बहुत लंबा अरसा लगे, शायद 100 साल लगे या इससे भी ज्यादा लगे, लेकिन ये बात हकीकत है कि ये इन इलाकों में सतह समंदर के जो वो लेवल्स हैं वो बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे ये लेवल बढ़ेंगे, गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेंगे, सतह समंदर के जो दर्जे हरारत हैं वो भी गैर मामूली से गैर मामूली होते चले जाएंगे। और फिर इस तरीके की ये जो हम साइक्लोनिक इवेंट्स देख रहे हैं, तूफानों के जो इवेंट्स देख रहे हैं, ना सिर्फ इनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा और इनकी शिद्दत में भी जो है वो इंतहाई खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। और देखिए, हम हर दफा लकी नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो भी हमने बड़े बड़े तूफान देखे हैं, एंड टाइम पर वो आकर जो है वो हमारे बहुत करीब से उनका रुख बदल जा सकता है, बदल चला जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर दफा हम लकी हो। कोई ना कोई ऐसा आगे फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होगा जो हमारे इलाकों को हिट करेगा और बड़े पैमाने पर जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है जवाद साहब, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। आलमी मौसमियाती जरीदे की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जो गर्म तरीन इलाके हैं वो आइंदा 7 सालों में ये भी हो सकता है कि वो रहने के काबिल भी ना रहे हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में शजरकारी का बहुत ज्यादा फुकदान है।
बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये लॉन्ग टर्म मॉडल फोरकास्टिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं, और जिस तरीके से इस वक्त ओवरऑल सारे पैरामीटर्स चल रहे हैं, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे विंड हो, या चाहे बारिशें हो, ये आगे आने वाले सालों में ये इलाके जो है वो काफी हद तक जो है वो खतरनाक हद तक जो है वो इनके अंदर टेम्परेचर भी बढ़ सकते हैं। नाकाबिले रहने का मकसद ये है कि यहाँ पर गर्मी की शिद्दत और स्पेशली हब्स की और हीट इंडेक्स की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बहुत ज्यादा जो है वो इसके हवाले से प्रॉब्लम हो सकती है। इस साल भी हमने देखा कि कराची में और हमारे इलाकों में जो है वो हीट इंडेक्स मई जून जुलाई में इंतहाई शदीद था। कई इलाकों में ये 55-60 डिग्री से भी ज्यादा जो है वो बढ़ चुका था हीट इंडेक्स, और हमने देखा कि लोगों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, कई ज्यादा जो है वो बीमारियां आने लगी। और ये जो सिलसिला है ये आगे आने वाले सालों में हर गुजरते साल के साथ सीजन जो है वो हमारे, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिशें हो, ये मानसून के सीजन हो, ये एक्सट्रीम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौसमियाती तज़कियाकार जवाद मेमन साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पंजाब पुलिस के उस एहलकार से जो काफ़िया और सूफियाना कलाम पढ़ने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं और पंजाब पुलिस के एहलकार भी हैं, साथ ही साथ आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं। हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं शाहिद अब्बास साहब जो सूफ़ी गायक हैं और पंजाब पुलिस में इस वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन क्या है, पंजाब पुलिस एक तरफ और दूसरी तरफ आप सूफियाना कलाम भी पढ़ते हैं, काफ़ी भी पढ़ते हैं, तो ये पैशन किस तरह से आपका इस तरफ आना हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं समझता हूँ कि कुदरती और अल्लाह की अता है ये, क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ था नातिया कलाम, सूफियाना कलाम का, तो फिर अल्लाह ने मेरी ये मदद फरमाई और मैंने बहुत लोगों को मुस्तफ़ीद किया अपनी आवाज़ से, नातिया कलाम और सूफियाना कलाम से। ठीक है, और फिर पंजाब पुलिस की तरफ किस तरह से आना हुआ? ये भी आपका पैशन था, शौक था बचपन से? ये जब हमारी भर्ती हुई तो मुझे फिर बुलाया गया और हमारे आईजी सरदार मचौड़ी साबिक आईजी मरहूम बड़ा प्यार फरमाते थे। मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने कहा कि आप पुलिस के जवानों को खुश करेंगे तो आपको मैं भर्ती करता हूँ। ठीक है, तो ये भी मेरी उन्होंने बड़ी एजाज़ी है, ये भी अल्लाह की तरफ से एक एजाज़ी और अता है। तो ज़्यादा आपको पंजाबी जब आप पढ़ते हैं, पंजाबी हमारे इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं, हज़रत बाबा गुलाम फरीद हैं, जी जी, वारिस शाह हैं, बुल्ले शाह हैं, उनको जब आप पढ़ते हैं तो कैसा फील करते हैं? पंजाबी पढ़ने में, गाने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर उर्दू? ये जो सूफीज़म है ये पंजाबी, हमारे पंजाब के सूफीज़म की दुनिया में चले जाएं तो ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम बड़ा दर्द भरा कलाम है और ये वो पैगाम है जो इंसानियत का दर्स देता है। बिल्कुल, और ये वो कलाम है जो इज्जत व इंकसारी का पैगाम देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाजा गुलाम फरीद, बाबा बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू साहब और कलाम मियाँ मोहम्मद साहब आरफ़े खड़ी। ठीक है, तो ये मजमूई तौर पे ये सब का मिशन एक ही है, आजिज़ी, अदब, मोहब्बत ऐसे और प्यार। तो मैं अपने उन जवानों को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़ा वर्क किया, बड़ी मेहनत के साथ। कच्चे के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए मैं दुआ भी करता हूँ और कलाम पढ़ के जी ज़रूर हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ सुनाएं। जी, मैं पहले नातिया कलाम सवरे कौनैन और साल तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीब खुदा की सना हो रही है, हबीब खुदा की, हबीब खुदा की सना हो रही है, इबादत ये सुबह मसा हो रही है, इबादत ये सुबह उन्हीं के लिए
इंतहा हो रही है उन्हीं के लिए। कहीं जिक्र है मेरे देखा मदीना, कहीं देखने की दुआ हो रही है, कहीं देखने की दुआ हो रही है, हबीबे खुदा की सना हो रही है, इबादत ये सुबह मसा हो रही है। बहुत खूब, बहुत खूब। शायद साहब सीखा किसी से या खुद से ही प्रैक्टिस करते रहे? स्कूल में भी और कॉलेज में भी हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने थोड़ा सा ये मोटिवेट किया और नातिया कलाम का शौक़ फिर मैंने स्कूल में और कॉलेज में भी अवार्ड हासिल किए और ये अल्लाह का शुक्र है कि आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल, और मेरी दुआ है कि हमारे वतन के अल्लाह खैर फरमाए। अपनी ड्यूटी के साथ साथ आप उसको भी कैरी कर रहे हैं? जी जी, मैंने बेसिकल काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दिया। मैं इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ PTS2 में। ठीक है। तो वहाँ भी मैं नातिया कलाम से अपने जवानों को जी मुस्तफीद होते थे। मेरे शोहरा भाई जो है अभी जी जी, जो मैं उनकी कच्चे के इलाके में उनके लिए कुछ जी 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 उनकी याद में एक रुबाई पेश कर रहा हूँ। जी जरूर। ज़ामन यार गमां दे टुर गए, सानू लागे रोग अवले, लू लू दे मुड पांबड़ बल दे, और जिंदड़ी सेक ना चले, सानू नित उड़ी कह रही ओ ना जा पैगाम न कले, गुलाम फरीदा ऐसा सजना पिछे कार छड़ के जंगल मले। इसी बैर में मियाँ साहब फरमाते हैं, अखियां ताड़ लगियां वेखन ते रस्ता यार सजन दा, आशिक ते शहीद मोहम्मद नहीं मोहताज कफन दा। टुर गए ने दिलदार दिलां दे, ओ वतनों चुक मुहारा, उजड़ी बस्ती ओ नजरी आवे, कंड कीती जद यारां, हो कल्ला हाथ धुप नहीं सकदा, एक दूजे नू धोवे पाया बाज मुहम्मद बख्शा, कौन किसे नू रोवे, भाई भाइयां दे ओ दर्दी हुंदे, भाई भाइयां दियां बावां, प्यो सिरदा ताज मुहम्मद, मावा ठंडियां छावां, मावा ठंडियां छावां।
बात है, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। अच्छा, सोशल मीडिया पर हमने देखा बहुत वायरल हो रहे हैं, वो अप्रिसिएशन आपको कैसी लग रही है? कोई सोशल मीडिया पर आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं या नहीं अभी? जैसे टिकटॉक से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं। बस जी वो मुझे मैं पैसे का इतना तो नहीं कमाने का शौक जी, मुझे ये शौक जरूर है कि मैं पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर सकूं, ठीक, अपना कलाम उन तक पहुंचा सकें। जब ट्रेनिंग देते हैं, आपने बताया आप सिखाते भी हैं, तो फिर उस वक्त क्या आपके एहसास क्या होते हैं? मैं जब फिजिकल इंस्ट्रक्टर था 2003 से लेकर 2009 तक पीटीएस चुंग में, वो आजकल कॉलेज हमारा, हमारे पुलिस कांस्टेबल से लेकर वहाँ इंस्पेक्टर तक जो है ना वो कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग होती है। तो हमारे आईजी साहब ने भी पीछे प्रोग्राम था फरुखाबाद में, तो वहाँ डॉक्टर उस्मान अनवर साहब बहुत ही दर्द दिल इंसान हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो मेरा कलाम सुन के फिर उन्होंने मुझे इनाम दिया, अवार्ड दिया। ठीक है, तो ये अल्लाह का शुक्र है। मैंने जब जवानों को ट्रेनिंग दी तो उस वक्त सबसे पहले हमद और नातिया कलाम मेरी आवाज़ से सबसे पहले ये शुरुआत होती थी फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान जी। तो शायद आजकल के टाइम पे हम देख रहे हैं जैसे नौजवान हैं, ज़्यादातर फोकस जो है वो सोशल मीडिया पर है। उस तरह से हम अपने जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, बाबा बुल्ले शाह हैं, सुल्तान बाहू हैं, उनको वो नहीं पढ़ रहे हैं। आपका रुझान कैसे आया था इस तरफ? हाँ, ये हमारे कुछ अबाउजदाद भी ऐसे हैं कि आरफाना कलाम में बहुत ज़्यादा शौक भी है और वो उन्हें एक महारत भी है पढ़ने में, सुनने में। तो ये वो दरवेश सूफी हैं बेशक कि जिनका कलाम सुनकर बंदे में इज्जत इनकसारी, आपकी जिंदगी बदल जाती है। अगर आप उनको पढ़ के समझें तो आप तो फिर वो सूफीइज्म जब आप में आ जाती है तो फिर जिंदगी का जो मकसद है वही बदल जाता है। जैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है तो दिन रात हमारे जवान जो है ना वो क्रिमिनल लोगों से, क्राइम से जो है ना वो बड़ा रास्ता पड़ता है। अच्छा, पुलिस का वैसे शाहिद साहब बड़ा मतलब इमेज जो है हमारी सोसाइटी में एक बड़ा जी बड़ा करख्त होगा, बड़ा कोई ना मतलब हार्श किस्म की, हाँ डरते हैं लोग। तो आपको सुन के आप जिस तरह सूफियाना कलाम पढ़ रहे हैं, आपके साथ बातें करके, तो वो वाला जो एक फील है ना वो खत्म हो रहा है। तो इस पे लोगों का क्या आपके साथ रद्द अमल होता है? मैं समझता हूँ कि जब कभी कभी मैं जेल में या बख्शी खाने में कभी कलाम पढ़ता हूँ, अच्छा, तो बहुत ज़्यादा टफ जो क्रिमिनल लोग हैं, कैदी हैं, उनकी आंख भी अश्क बार हो जाती है। को कहते हैं गलती हो गई है भाई, गलती हो गई, जो मैंने किया गलती हो गई है, लेकिन आपकी आवाज़ ने मुझे इंसान भी बना दिया, मुसलमान भी कर दिया। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। तो जब एजाजी शील्ड कोई आपको मिलती है या इनाम मिलता है तो उस वक्त आप घर वालों का क्या रद्द अमल होता है उस वक्त? जाहिर है कि कोई भी इनाम किसी खानदान में जाता है तो अच्छा फीडबैक। तो अभी कोई अच्छा सा आपको हम सुल्तान बाहू साहब का कोई कलाम, सुल्तान बाहू साहब का कोई कलाम सुना था? दिल नु नमाज पढ़ायो नाही की होया जे नीति अज बाज वणे मसीती और कागटे मल मल थोवे तेरे मनो ना गई पलीती हूँ।
बाजो मुर्शिद कामिल बाहू जई नीति तैना नीति चढ़ चन्ना तू कर रुशनाई तेरा जिक्र करें दे तारे हूँ गलियां दे विच फिरन अजुरदा जो लालां दे वंजारे मुसाफिर कोई ना थी कख जिना थी पारे ताड़ी मार उड़ाना बाहू असिया पे उड़न हारे। वाह क्या बहुत खूब। शाह साहब कितने लोगों को आज तक आप ट्रेन कर चुके हैं इसमें? मैं जी तकरीबन पाकिस्तान में भी, उसके बाद फिर मैं बहरीन गया और सऊदी अरब भी मेरे काफ़ी लोग चाहने वाले बड़े गर्विदा हुए मेरी आवाज़ से। ठीक है। और आखिरी शेर पेश करके इजाज़त चाहूँगा। जी जी ज़रूर, वक्त कलील है जी। तो ये ख्वाजा गुलाम फरीद की रुबाई है। हर वेले तांगा यार दिया है बैठी कांग उड़ारा फाला पावा ते मैं कासिद भेजा ओ थी गई यार बीमारा सोने यार बाजो हुण जीवन कूड़े मेंढे अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीदा मैं ओवें रोवा जिमें बिछड़ी कूंज कतारा जिमें बिछड़ी कूंज कतारा। कोई बन गया जीनत पखियां दी कोई छड़ के शीश महल चलिया कोई पलिया नाना नखरियां विच कोई रेत गरम ते थल चलिया कोई भूल गया मकसद आवन दा कोई करके मकसद हल चलिया इथे हर कोई फरीद परोना है कोई अज चलिया कोई कल चलिया। बहुत शुक्रिया सूफी गायक पंजाब शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आपका बहुत शुक्रिया नाजरीन। बिल्कुल नाजरीन, और मार्केटिंग अब हम आपको एक अहम खबर देंगे। कोहिनूर नूडल से जुड़ी हुई ये खबर है। कोहिनूर नूडल जो है इसने स्कूल के लंच के लिए मज़ेदार और आसान नुस्खे जारी किए, लेकिन इन नुस्खों से हर कोई खुश नहीं है। आइए देखते हैं ये जो कोहिनूर नूडल्स के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज हो रहा है। बिल्कुल। मियां, आज एक भूखा बिल्ला आपसे बात करने आया है। मुझे पता है कि आपके बच्चों के स्कूल्स खुल गए हैं और कनौर नूडल्स ने इसी मौके का फायदा उठा के मेरे खिलाफ एक नई साजिश रचा दी है।
कनौर नूडल्स ने बच्चों के लंच बॉक्सेस बिल्लों से छीनने के लिए कुछ नई रेसिपीज इजाद की हैं। इनको लगता है कि ये चीजें डाल के कनौर का मैजिक और बढ़ जाएगा, तो लगता रहे, मुझे क्या। प्लीज सपोर्ट द पॉज। कनौर नूडल्स हम नहीं हम आ रहे हैं। तो अगर आप भी ये मज़ेदार नुस्खे अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो फौरन कनौर नूडल्स के YouTube चैनल पर जाइए और हमें कमेंट्स में बताइए कि कौन सा नुस्खा सबसे बेहतरीन। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए। जुम्मा मुबारक। अल्लाह।